यहाँ पे हम जैसे कि आप एथिक्स शब्द दो शब्दों से बोल सकते हैं कि मिलकर के बना है। एथिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है एथोस और एथिक्स, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। और ये जो शब्द है एथिक, ये शब्द जो है आपका यूनानी शब्द से निकला है। जो एथोस और एथिक है, ये दोनों शब्द यूनानी शब्द से निकला है, जिसका अर्थ यानी कि एथोस और एथिक का जो अर्थ है, इसका अर्थ आपका परंपरा, इसका अर्थ जो है परंपरा, रूढ़ी, रूढ़िवाद जिसे आप कहते हैं, और सांस्कृतिक कल्चर, इनसे ये संबंध रखता है। इस पे हम दो बातों को इस पे विस्तार रूप से अपनी बातों को इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे एथिक्स शब्द दो शब्दों से कह सकते हैं आप कि ये दो शब्द यूनानी शब्द से मिलकर के बना है, जिसमें हम एथोस और एथिक शब्द, ये दो शब्द हैं जो कि यूनानी शब्द से निकला है। और इसका जो अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो अर्थ निकालें तो परंपरा, ट्रेडिशनल के साथ जुड़ता है, और यहाँ पे रूढ़ी और यहाँ पे आपका कल्चर के साथ भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें हमने दो पहलुओं की बात की थी, इसमें हमने दो पहलुओं की बात की थी, और हमने बताया था कि इन सभी का एक तरीके से मानक है। इसके साथ साथ मानक के साथ साथ हम यहाँ पे एथिक्स और मॉरलिटी, एथिक्स और मॉरलिटी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, जो कि आप सभी को समझना है। यानी कि एथिक्स और मॉरलिटी, यानी कि एथिक्स एंड मॉरलिटी एक ही अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। एथिक्स और मॉरलिटी जो है एक ही अर्थ में इसका प्रयोग में लाया जाता है, परंतु दोनों के बीच में, एथिक्स एंड मॉरलिटी के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है, थोड़ा सा यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एथिक्स और मॉरलिटी के बीच में जो कुछ अंतर है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था और समझाने का मैंने प्रयास किया था, ठीक है। हाँ ठीक है, सभी लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? कोई स्लाइड में दिक्कत हो तो बताएं, है ना। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को हमने, एक मिनट रुकिए, है ना। तो यहाँ पे हमने एथिक्स और मॉरलिटी के अगर थोड़े से अंतर के डिफाइंड करें तो अपनी बातों को यहाँ पे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि यहाँ पे नैतिकता यानी कि एथिक्स, ये मॉरलिटी का अभाव है ना, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस करवाता है। नैतिकता जो है आपका यहाँ पे मॉरलिटी का अभ्यास करवाता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपके जो नैतिकता का संबंध हमने कल भी बात किया था, यहाँ पे मनुष्य के आचरण और आचरण से, यानी कि आपका यहाँ पे कैरेक्टर से संबंधित होता है, कैरेक्टर से संबंधित होता है। और जिसमें हम नैतिकता में मोरल वैल्यू का यहाँ पे विकास करते हैं, यहाँ पे डेवलप करते हैं, यहाँ पे हम इन सारी बातों को डेवलप करने का प्रयास करते हैं, और नैतिकता का इसमें जो है अध्ययन किया जाता है। एज ए एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एथिक्स में एक तरीके से न्याय का सिद्धांत, एथिक्स में एक तरीके से न्याय का सिद्धांत, और यहां पे हम देख सकते हैं कि उपयुक्तावाद, इन दोनों संदर्भ को जोड़ करके चलता है। यानी कि न्याय का सिद्धांत और उपयुक्तावाद को एक तरीके से यहां पे जोड़ करके चलता है। ये तो हमने बात किया एथिक्स का, ये बात हमने किया एथिक्स का कि एथिक्स और मॉरलिटी में क्या अंतर है। तो हमने आपको यहाँ पे एथिक्स की कुछ विशेषताओं के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा करके बताया और समझाने का आपको प्रयास किया। इसी के साथ साथ बच्चे लोग आगे देखते हैं, और मैं मॉरलिटी के बारे में कुछ चीजें बताता हूं जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रखता है। तो हम मॉरलिटी की बात करें, है ना, मॉरलिटी की बात करें यहाँ पे, तो एक तरीके से सामाजिक मानक, हम मॉरलिटी में क्या करते हैं, सामाजिक मानक, किसी भी चीज का मूल्यांकन करते हैं, आप और हम सभी करते हैं। कोई व्यक्ति है, लड़का हो या लड़की है, ज्यादातर आप में से जो लड़के होते हैं वो क्या कहते हैं, अरे यार ये देख ये लड़की कितनी सुंदर है। मूल्यांकन, आप यहीं पे कोई दूसरी लड़की रहेगी तो आप कहेंगे ये लड़की थोड़ी सी, है ना, कलर पे आप जाएंगे, जाहिर सी बात है। फिर यहाँ पे सामाजिक मानकों का यहाँ पे ग्रुप तैयार होता है, यहाँ पे सोशल्स, यहाँ पे सोशल मूवमेंट्स ग्रुप यहाँ पे मेकिंग होता है, और यहाँ पे हम
व्यवहारिक पहलुओं के बारे में, बिहेवियर की जो बातें यहाँ पे शामिल करते हैं, और यहाँ पे इंटीग्रिटी की बात करते हैं, सत्य निष्ठा की बात यहाँ पे अपनी बातों को शामिल करते हैं। फिर हम मोरालिटी के अंदर ही निष्पक्षता, जब आप कहीं पे भी अधिकारी बन करके जाएंगे और आपको पंचायती करने का मौका मिलेगा, तो आप अच्छे बुरे छोड़ करके आप फाइनली आप डिसीजन सुनाएंगे कि बिल्कुल आप जो है अच्छे बुरे को छोड़ करके आप जो है फाइनली डिसीजन सुनाएंगे कि निष्पक्ष फैसला, यानी कि आपके दो भाइयों के बीच में झगड़ा है तो आप फैसला सबूतों के आधार पर फाइनली आप यहां पे डिसीजन अपना सुनाएंगे। और यहां पे सारी चीजें एक तरीके से भावनाएं, कहने का मतलब व्यवहारिक पहलुओं में जो हमारे इमोशंस हैं, ये सारे इमोशंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा जी। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं, आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। आचार शास्त्र और आचरण यानी कि कैरेक्टर, यहां पे कैरेक्टर जो शास्त्र है उसकी बात अगर करें तो आप सभी के ऊपर है डिपेंड, व्यक्ति के ऊपर, कि व्यक्ति जो है स्वभाव से स्वार्थी होता है। आप में से कई सारे व्यक्ति जो हैं स्वभाव से स्वार्थी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं भी स्वार्थी हूं, कहीं ना कहीं मैं भी स्वार्थी हूं, आप भी स्वार्थी हैं, और पृथ्वी पर जितने भी प्राणी जगत है स्वार्थ में काम करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। व्यक्ति का स्वभाव स्वार्थी होता है, व्यक्ति का स्वार्थ जो होता है स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक रूप से स्वार्थी होता है। अपने काम के लिए सब लोग कहीं ना कहीं काम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़े रहते हैं, और व्यक्ति के आचार का मूल्यांकन करता है। मैंने पहले भी बताया था कि यहां पे व्यक्तियों के आचार का मूल्यांकन करना, यानी कि सही गलत, समाज में अपने काम से मतलब नहीं, लेकिन हां दूसरे के बारे में सही गलत का फैसला हम ही करेंगे। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, जब आप आईएएस आईपीएस की तैयारी करने के लिए, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए घर से बाहर आते हैं, तो समाज वाले आपका मूल्यांकन करते हैं कि अभी तक तो 10वीं में तू अच्छे अंक लेके आ ही नहीं पाया, तो आईएएस आईपीएस ऑफिसर क्या बनेगा। ऐसा ऐसा यहां पे व्यक्ति के आचार का मूल्यांकन करते हैं। फिर यहां पे व्यक्ति का स्वाभाविक ही के कार्यों को ही शुभ मानते हैं। व्यक्ति जो है अपने स्वभाव के अनुसार ही जो कार्य हैं, काम है, उसको शुभ मानते हैं। आप में से कई सारे विद्यार्थी है ना चिकन खाते होंगे, मटन खाते होंगे, आप में से कई सारे विद्यार्थी चिकन खाते होंगे, मटन खाते होंगे, लेकिन इसमें भी कई सारी कैटेगरी है। आप जब चिकन मटन खाते हैं तो पता होगा आपको, है ना, खाते होंगे तो पता होगा कि कई लोग, भाई मैं सोमवार को नहीं खाऊंगा, मैं सोमवार को चिकन मटन नहीं खाऊंगा, सोमवार को मैं नहीं खाऊंगा। कई लोग कहेंगे कि नहीं यार मैं तो सोमवार को खा लेता हूं, मंगलवार को नहीं खाता हूं। कहीं ना कहीं सोमवार को भगवान शिव का दिन मानते हैं, कोई मंगलवार को बजरंग बली का दिन मानते हैं। फिर बुधवार को भी एक ऐसा कैटेगरी आता है कि बुधवार को भी मैं नहीं खाऊंगा। फिर अगला कैटेगरी भी यहाँ पे देखने को मिलता है कि गुरुवार साईं बाबा का दिन यहाँ पे आता है, फिर संतोषी माता का दिन आता है, फिर शनिवार आ जाता है। फिर कहीं ना कहीं कैटेगरी, और कहीं ना कहीं इसमें भी कोई शुभ काम, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि श्राद्ध होता है, श्राद्ध पक्ष जब आता है तो कई लोग कपड़े वगैरह नहीं खरीदते हैं, कई लोग जो है अपने वस्त्र वगैरह नहीं खरीदते हैं, लेकिन फ्री का वस्त्र मिले या फ्री का कहीं पे कपड़ा मिले तो उसको लेने से पीछे हटते भी नहीं है। भाई वो भी तो एक नया कपड़ा है, नहीं लेने का मतलब क्या है, फ्री में मिले या पैसे दे करके मिले, नहीं। तो यहां पे व्यक्ति अपने स्वभाव के लिए स्वार्थ के अनुसार यहां पे किसी भी चीजों को शुभ मानता है अपने इच्छा के अनुसार, है ना। कई व्यक्ति कहते हैं कि भाई मैं तो शनिवार को घर से बाहर निकलता ही नहीं हूं। अगर मान लीजिए, आप सभी लोग मान लीजिए कि शनिवार को आपका परीक्षा पड़ गया, मान लीजिए आपका शनिवार को इंटरव्यू हो रहा है, तो क्या आप देने नहीं जाएंगे? क्या आप देने नहीं जाएंगे? कितने लोग देने नहीं जाएंगे बताइए कमेंट करके। शनिवार को आपका परीक्षा इंटरव्यू हो गया तो क्या आप में से कितने लोग परीक्षा देने नहीं जाएंगे? कई लोग मानते हैं कि शनिवार को मैं जो है ना, शनिवार को मैं तो नहीं जाऊंगा परीक्षा देने। भाई कई लोग कहते हैं
कि रात में जो है किसी व्यक्ति को पैसे नहीं देना चाहिए। ये सारे स्वभाव, स्वार्थ हमारे मन के अंदर छुपा रहता है। रात को किसी को पैसे नहीं देना चाहिए। अरे भाई, पैसा कोई रात को आपको दो तब लेना चाहिए, ऐसा कहीं है क्या? तो ये सारी चीजें व्यक्ति है अपने अपने स्वार्थ पर डिपेंड करता है, अपने स्वार्थ के अनुसार ये सारी बातों को यहाँ पे शामिल करता है। और व्यक्ति के स्वभाव या ये सारी चीजें स्व इच्छा, अपने इच्छा के अनुसार ये सारे काम होते हैं। और सामाजिक मानकों के आधार पर बात करें तो उसका कार्य उचित या अनुचित माना जा सकता है। व्यक्ति अपने काम को जो है गलत भी हो जाएगा तो कहेगा कोई बात नहीं, खुद को जो है संतुष्टि दिलाने के लिए कहेगा कोई बात नहीं, अगली बार मैं तो बहुत मेहनत करूंगा और अच्छे से काम करने का प्रयास करूंगा। तो इन सभी बातों को यहाँ पे शामिल करने का प्रयास किया जाता है आचार संहिता में। कैरेक्टर संहिता की बात करें तो यहाँ पे इन सारे बातों को शामिल किया जाता है। अगर कोई आप में से किसी व्यक्ति का कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे अपने डाउट को रख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ तत्व है यहाँ पे नीति शास्त्र के, कुछ तत्व है डिटरमाइंट्स ऑफ एथिक्स, इस पे भी बात करते हैं। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके स्क्रीन पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं क्योंकि इसमें दो तत्व हैं यहाँ पे। नीति शास्त्र के निर्धारक जो तत्व हैं डिटरमाइंट्स ऑफ एथिक्स, दो तरीके से हैं। एक जो है आपका आंतरिक तत्व है, आप इसके बारे में जब बताऊंगा तो बाद में आप देख लेना क्योंकि कई सारे बातें बताऊंगा। और फिर आंतरिक तत्व के साथ साथ यहाँ पे आंतरिक तत्व के साथ साथ यहाँ पे बाहरी तत्व भी देखने को मिलता है। तो मैं एक एक करके इन सभी बातों पे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान से देखिएगा। और मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। जी ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं थोड़ा सा जूम भी कर रहा हूं ताकि आपको स्क्रीन पर आंतरिक तत्व पहले आपको दिखे। तो सामाजिकरण से आप लोग क्या समझते हैं? जी कमेंट करके बताएं कि आप लोग सामाजिकरण से क्या समझते हैं, मैं क्या मानूं। सामाजिकरण, आंतरिक तत्व, यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व के बारे में, तो आंतरिक तत्व में पहला आता है सामाजिकरण। एक आंतरिक तत्व है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक आंतरिक तत्व और यहाँ पे एक बाहरी तत्व है। तो पहला यहाँ पे आता है सामाजिकरण। मैं क्या मानूं सामाजिकरण को, मैं क्या मानूं? यहाँ पे समाज का विकास, बहुत बढ़िया। और बताएं यहाँ पे, और बताएं समाज का विकास, और बताएं जी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। यहाँ पे आप हर्षा ने बताया कि समाज का विकास, और कोई बताएं। यहाँ पे समाज का विकास हो गया जी। मैं इसमें कुछ पॉइंट बोलूंगा, आप उसको लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, लेकिन आप इसको बाद में क्लासेस को देख करके लिख लीजिएगा। बहुत बढ़िया, समा भी है ना, न्यू डेवलपमेंट करने के बाद। और यहाँ पे सामाजिकरण में, यहाँ पे बात करूं तो सामाजिकरण में आपका जो है व्यक्ति अपनी कल्चर को सीखता है। व्यक्ति जो है सामाजिकरण में व्यक्ति अपने जो है कल्चर को सीखता है। व्यक्ति अपने संस्कृत को और अपनी संस्कृति को यहाँ पे सीखता है, कल्चर को यहाँ पे सीखता है, समाज के लिए सोचना, ये सारी चीजों को सीखता है। और परिवार के द्वारा, यहाँ पे परिवार के द्वारा किसी व्यक्ति का प्राथमिक समाजीकरण व शिक्षा संस्थाओं व अन्य संचार के माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक परंपरा प्रथाओं को यहाँ पे जानता है और समझता है। सामाजिकरण में परिवार के द्वारा, यहाँ पे आप सभी को पता है कि प्राथमिक शिक्षा जो देते हैं परिवार के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। मेक इन इंडिया ये अलग चीज हो गया, हम सामाजिकरण की बात कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं मेक इन इंडिया तो नहीं, हम यहाँ पे समाज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा हमें परिवार से ही प्राप्त होता है। परिवार से हमें क्या प्राप्त होता है? तो आपको प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होता है, हम कल्चर को जानते हैं, हम अपनी परंपराओं को जानते हैं और अपनी प्रथाओं को भी जानते हैं। सामाजिकरण में रीति रिवाजों को भी जानते हैं ना। जब हमारा जन्म होता है किसी भी परिवार में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एटसेट्रा, किसी भी धर्म में हमारा यहाँ पे जन्म होता है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें क्या पता चलेगा? प्राथमिक शिक्षा, मम्मी पापा बोलना, हमारे माता पिता जो है सिखाएंगे,
उसके बाद क्या है, जैसे जैसे हमारा मैनर्स, यस, जैसे जैसे हमारा जो है एज में, उम्र में बढ़ोतरी होगी, वैसे वैसे हम अपनी संस्कृति को जानेंगे, परंपराओं को जानेंगे, जो प्रथा है, जो रीति रिवाज है, उन सभी चीजों को हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे कुछ स्थिति में जरूरतमंद लोगों के लिए सहायता प्रदान करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को यहाँ पे सहायता की आवश्यकता है, तो समाज में यहाँ पे हम सहायता का भी प्रचलन देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, समाजीकरण में क्या देख सकते हैं कि जरूरतमंद लोगों का एक तरीके से सहायता करना। कई सारे ऐसे लीडरशिप थे, जैसे कि हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं, है ना, राजा राम मोहन राय, है ना, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, इन सभी चीजों के बारे में हमने, इन सभी लोगों के बारे में पढ़ा। इन्होंने निस्वार्थ होकर के समाज में सेवा दी है, सहायता दी है, और सारे कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए उन्होंने समाज में अपनी बोली उठाई है। सामाजिकरण में किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है जी। सामाजिकरण में किसी व्यक्ति का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं मनोवैज्ञानिक पे बात करता हूं। सामाजिकरण, रीति रिवाज, ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अगर कोई डाउट हो, यस, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना जी। अब यहाँ पे सामाजिकरण के बाद हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक। सामाजिकरण के बाद हम बात अपनी रखते हैं मनोवैज्ञानिक पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पर्सनालिटी का यहाँ पे जो है एक तरीके से गुण, व्यक्तित्व गुण, यहाँ पे व्यक्तियों का गुण देखते हैं। यहाँ पे क्या देखते हैं, व्यक्तियों का गुण देखते हैं, यानी कि दूसरों की सेवा करने का गुण मनोवैज्ञानिक में पाया जाता है। दूसरों का सेवा करने का गुण यहाँ पे मनोवैज्ञानिक में पाया जाता है। दूसरों का सेवा करने का गुण यहाँ पे मनोवैज्ञानिक में पाया जाता है। जैसे कि हमने बात किया, है ना, राजा राम मोहन राय के बारे में बात किया, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के बारे में बात किया, और यहां पे हम देख सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक में दूसरों की सेवा करने का गुण, जैसे कि मदर टेरेसा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मदर टेरेसा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मदर टेरेसा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बिल्कुल, मदर टेरेसा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यानी कि इन्होंने निस्वार्थ समाज में सेवा दी है। और बाबा आमटे, इन्होंने भी इन्वायरमेंट को लेकर के कई सारे आंदोलन यहाँ पे चलाया है, जिसे आप लोगों को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक के साथ साथ हम बात करते हैं धार्मिक। तो धार्मिक आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। धार्मिक, विश्व के सभी धर्मों में कुछ ना कुछ नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने पर बल दिया जाता है। वर्ल्ड के सभी धर्मों में कुछ ना कुछ नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने पर बल दिया जाता है। चाहे आप लोगों ने देखा होगा, ईसाई धर्म हो या हिंदू हो या इस्लाम धर्म हो, सभी लोग चाहते हैं कि मेरे धर्म में लोगों की संख्या अधिक हो, है ना, बिल्कुल, सभी लोग चाहते हैं कि मेरे धर्म में लोगों की संख्या अधिक हो। तो कहीं ना कहीं यहां पे, है ना, धर्म के होड़ में आकर के धर्म परिवर्तन भी होता है। लव जिहाद जैसे केस भी यहां पे देखने को मिलता है। हम ये आंतरिक तत्व में सारी बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब ऐच्छिक कर्म की बात क्या है? धार्मिक के बाद अब बात करते हैं आंतरिक तत्व में ऐच्छिक कर्म। ऐच्छिक कर्म से आप क्या समझते हैं? ऐच्छिक कर्म इच्छा अनुसार कर्म करने का, है ना, इच्छा अनुसार कर्म करने का, आपकी मर्जी, पढ़ेंगे अपने लिए पढ़ेंगे, है ना, सेवा करेंगे आशीर्वाद के लिए कर सकते हैं, और भी कई सारी चीजें फेमस होने के लिए कर सकते हैं। ऐच्छिक कर्म यानी कि इच्छा अनुसार कार्य या कर्म करने के लिए, ना कि स्वतंत्रता। यहां पे आपका है इच्छा अनुसार काम करना है, यहां पे आपको स्वतंत्रता वगैरह कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाली है। और किसी व्यक्ति को, बिल्कुल राइट, है ना, किसी व्यक्ति को अच्छा बुरा, है ना, तभी कहा जा सकता है जब उसके पास ऐसी स्वतंत्रता उपलब्ध हो। आप लोग बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, अच्छाइयों को भूल करके आप उनकी बुराइयों पर इतना ज्यादा प्रचार प्रसार कर देते हैं कि पूरे समाज में फैल जाता है कि फलाना नाम का व्यक्ति इसने ऐसा काम कर दिया।
भाई उसकी अच्छाइयों को देखो। आप लोगों ने देखा होगा कि गुड कैरेक्टर को बनाने के लिए बरसों टाइम लग जाता है, देन बैड बैड कैरेक्टर के लिए आपको सिर्फ 2 सेकंड ही काफी होता है। तो यहां पे ऐच्छिक कर्म की बात करें तो किसी व्यक्ति को अच्छे बुरा तभी हम कह सकते हैं जब उसके पास ऐसा करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त हो। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम उदाहरण के माध्यम हाँ वैसे हम उदाहरण के माध्यम से अगर आपको बताएं तो किसी सिविल सेवक को, है ना, किसी सिविल सेवक को जीवन रक्षक में यहां पे अनैतिक कार्य करने से, है ना, अनैतिक कार्य यहां पे करना पड़े, एज ए एनकाउंटर करना पड़े, तो आप क्या मानेंगे जी? आप लोग देखते हैं कि कई सारे एनकाउंटर के केस देखने को मिलते हैं, कई सारे एनकाउंटर के केस देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप जो है बैंगलोर का ले लें, जो डॉक्टर के साथ हादसा हुआ, फिर उन सारे आरोपियों को एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो यहां पे हम क्या मानेंगे कि ये जो कार्य हुआ ऑफिसर के द्वारा किया गया एनकाउंटर नैतिक है कि अनैतिक है? कमेंट करके बताएं जी, कमेंट करके बताएं कि ऑफिसर के द्वारा किया गया एनकाउंटर, चाहे वो कोई भी ऑफिसर हो, आईपीएस हो, डीएसपी हो, एसपी हो, कोई भी, मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई सिविल सेवक है जो अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए किसी व्यक्ति का एनकाउंटर कर देता है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति भाग रहा होता है या अधिकारी पर उसी की रिवॉल्वर छीन करके उसी को मारने की कोशिश करता है, और सामने वाला को अधिकारी को भी मार सकता है, लेकिन जो है जो ऑफिसर्स थे उन्होंने अपने बुद्धि से काम लिया और वहां पे उस अपराधी का एनकाउंटर कर दिया। तो क्या होगा, नैतिक होगा कि अनैतिक होगा? लेकिन सबका विचार यहां पे अलग अलग होगा। कई लोग कहेंगे कि दुश्मनी निकाली होगी ऑफिसर ने, कई लोग कहेंगे कि दुश्मनी निकाली होगी ऑफिसर ने, और कई लोग ये भी कहेंगे अरे यार दुश्मनी निकाली होगी या इसके पीछे किसी लीडरशिप का हाथ होगा। लेकिन आप इसको भी समझिए कि ये अनैतिक के बदले अनैतिक कुछ पल के लिए हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अनैतिक हो। एक काम जो है नैतिक है, उस व्यक्ति ने अपने जीवन रक्षा करने के लिए यहां पे जीवन रक्षा करने के लिए जो है उस व्यक्ति का एनकाउंटर किया और मारा गया। तो यहां पे जो है नैतिक और अनैतिक का भी बोध पता चलता है कि कौन सा काम नैतिक है और कौन सा काम अनैतिक है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? यानी कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन रक्षा के उद्देश्य से किया, ये सारे काम नैतिक है। और यहां पे कोई उद्देश्य ही ना हो, बिल्कुल सेल्फ डिफेंस में एनकाउंटर कर सकता है। योगेंद्र खुद अपने सेना में शामिल हैं, सेना में शामिल हैं और अभी ड्यूटी दे रहे हैं, तो इनको भी ये सारी चीजें पता है। सेल्फ डिफेंस में हम सारी चीजों को कर सकते हैं जीवन रक्षा के लिए, जिसका कहीं ना कहीं उद्देश्य होना जरूरी है। जी, यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताएं। फिर हम आंतरिक तत्व में किसी व्यक्ति का कोई डाउट हो तो बताएं, इंटरनल। फिर हम बाहरी तत्वों के बारे में अपनी बातों को रखते हैं। जी, यहां पे कोई आपको डाउट हो तो बताएं, फिर हम बाहरी तत्वों के बारे में, विधायी ढांचा के बारे में हम शुरू करते हैं। और ये सारी चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये चीजें पढ़ी होगी, मेरी भी जरूरत है पढ़ाने के लिए। बिल्कुल राइट अंकित गर्ग, राइट, बिल्कुल राइट, सही बोला आपने। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, तो यहां पे विधायी ढांचा, बाहरी तत्व की बात करें हम लोग तो जो जितनी भी बातें मैंने आपसे शेयर की है आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा बाद में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। विधायी ढांचा कानून स्वयं, है ना, विधायी ढांचा की बात मैं करूं तो कानून स्वयं नैतिकता के निर्णय में मार्गदर्शक होता है। कानून जो है स्वयं नैतिकता के निर्धारण में मार्गदर्शक होता है, और कई राष्ट्रों में, कई सारे देशों में जो है
पब्लिक लाइफ में लोगों में उचित आचरण और नैतिक मूल्यों का संविधान में उल्लेख किया गया है। यूएसए में एक बैलिज राष्ट्र है। यहां पे भी नैतिकता और आचरण के लिए संविधान में कई सारी बातों को यहां पे शामिल किया जाता है। और अमेरिकी की जो संसद है, अमेरिका का जो संसद है, उसने 1958 में जो है संज्ञानात्मक स्तर पर नैतिक संहिता को लागू किया था। जो है अमेरिका की संसद ने 1958 में, अमेरिका के संसद 1958 में संज्ञानात्मक स्तर पर नैतिक संहिता को यहां पे लागू किया था। और अमेरिका में जो है 1978 में एथिक्स इन गवर्नमेंट एक्ट बनाया गया था। तो ये सारी चीजें विधायी ढांचा को मजबूत करने के लिए यहां पे इन सारी चीजों को बनाया जा रहा है, जिसमें अमेरिका में 1978 में एथिक्स इन गवर्नमेंट एक्ट बनाया जाता है, ताकि सभी व्यवस्था नैतिकता के आधार पर चल सके। और यूएसए में आप सभी को पता है कि यूएसए में 50 राज्यों में से कुल 47 राज्यों में लिखित रूप से नैतिकता आचार संहिता को भी अपनाया गया है। 50 राज्यों में, यूएसए में 50 राज्यों में से 47 राज्यों में लिखित एथिक्स कैरेक्टर जो कंडक्ट है उसको अपनाया गया है। और भारत में 2006 में लोक सेवा विधेयक जो है कानून बनाया जा रहा है, जिसमें सिविल सेवकों के लिए नैतिकता मूल्यों को दर्शाता है। और 1999 में जो है ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक सर्विस एक्ट से ये सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं। तो इसको भी आप सभी को समझना होगा और जानने का प्रयास करना है। जी, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें, विधायी ढांचा की बात हो चुकी है हमारी। यहां तक कोई किसी व्यक्ति का कोई जवाब हो, सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं संस्थागत ढांचा। हम यहां पे बात करते हैं संस्थागत ढांचा, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से, संस्थागत घटक से। तो यहां पे आयोग कार्यालय, यहां पे कमीशन कार्यालय की भूमिका यहां पे देखने को मिलता है। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का जो चौथा प्रतिवेदन शासन व्यवस्था में नैतिकता से ये सारी चीजें संबंध रखता है। और अमेरिका के 36 राज्यों में एथिक्स कमीशन भी बनाया गया है। अमेरिका के 36 राज्यों में यहां पे एथिक्स कमीशन बनाया गया है। तो इन सारी बातों पे भी आप जो है ध्यान दीजिएगा, इन सभी बातों पे भी आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने संस्थागत ढांचे की भी बात करी, जिसमें आयोग और अमेरिका में 36 एथिक्स कमीशन बना था, उस पर भी मैंने चर्चा किया। तो कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे अपने डाउट को बता सकते हैं। अच्छा, ये बताइए आप लोग कि न्यायालय है ना, न्यायालय यानी कि न्यायपालिका न्यायालय जो है, इसमें एथिक्स की भावना कहां देखने को मिलता है? इसमें कहां देखने को मिलता है? न्यायपालिका में, न्यायालय में, यहां पे एथिक्स कहां पे देखने को मिलता है? जरा कमेंट करके बताइए। न्यायपालिका में एथिक्स कहां देखने को मिलता है? कमेंट करके बताएं। यानी कि यहां पे जो न्यायालय के प्रयासों से न सिर्फ लोक नीतियां नैतिक मानदंडों के आधार पर संचालित होती है, बल्कि यहां पे न्यायपालिका स्वयं नैतिक मापदंडों को विकसित करती है कि किसी सही व्यक्ति को है ना गलत सजा ना मिल जाए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि न्याय में कहीं ना कहीं देरी लगती है। आप लोगों ने आरुषि हत्याकांड के बारे में कितने लोगों ने सुना है? आरुषि हत्याकांड के बारे में आपने कितने लोगों ने सुना है? जल्दी से बताएं कमेंट करके। आरुषि हत्याकांड ये बहुत चर्चा में रहा था।
आरुषि हत्याकांड के बारे में आप में से कितने लोगों ने सुना था, जल्दी बताएं, फिर मैं अपनी बातों को रखता हूं। आरुषि हत्याकांड के बारे में बताएं, न्यायपाल बताएं कितने लोगों ने सुना था। बिल्कुल ठीक है, आरुषि हत्याकांड के बारे में बताएं। हाँ बिल्कुल, तो आरुषि हत्याकांड के बारे में सब लोगों ने सुना ही होगा। हाँ, तो इसमें जो था कि न्यायालय ने आरुषि हत्याकांड में न्यायालय ने माता पिता को भी दंड दे करके यह मानक स्थापित किया, माता पिता को दंड दे करके यह मानक स्थापित किया कि मां बाप भले जन्म दे सकते हैं पर जान लेने का अधिकार मां बाप को भी नहीं है। आरुषि हत्याकांड में ऐसे ही हुआ, माता पिता ने जान लिया, फिर उनको सजा आज मिल रही है। कोर्ट ने साफ कहा कि माता पिता जन्म दे सकते हैं पर जन्म जो है जान लेने का अधिकार माता पिता को नहीं है ना। तो यहां पे जन्म देने वाले हो सकते हैं, यानी कि माता पिता यहां पे जन्म देने वाले हो सकते हैं पर जान लेने का अधिकार उन्हें भी नहीं है, क्योंकि फ्रीडम यहां पे फंडामेंटल राइट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। 2012 की घटना बता रहे राइट। तो यहां पे न्यायपालिका ने यह भी सिद्ध किया कि जन्म देने वाला जान लेता है, उसको भी यहां पे फांसी की सजा, उम्र कैद की सजा, ये सभी सजा यहां पे मिल सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसको भी आप जानिएगा, इसको भी समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप बताने का प्रयास करिएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लोक प्रचार प्रसार, ये प्रसार है ना, संचार की बात करते हैं, लोक प्रचार प्रसार संचार, ये सारी चीजों की बात करते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, बिल्कुल राइट, किसी को कोई डाउट हो तो आप यहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे लोक प्रचार की बात करें तो किसी मुद्दे के प्रचार प्रसार से, है ना, किसी मुद्दे के प्रचार प्रसार से नैतिक मानक बनाते हैं और नैतिकता का निर्धारण करते हैं। यानी कि किसी कोई भी मुद्दा हो जो कि हमारे लिए यहाँ पे जो है हम किसी मुद्दों को प्रचार प्रसार इसलिए करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा और मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि हमारे समाज में जितने भी कुप्रथाएं थी उसके प्रचार प्रसार से वो सारी कुप्रथाएं खत्म हो गई। वो सारी कुप्रथाएं लगभग आज खत्म होने वाली हैं। सती प्रथा हो, है ना, बाल विवाह हो, ये चीजें धीरे धीरे करके समाप्त होती जा रही हैं। यानी कि भारत में भी सत्यमेव जयते जैसी भ्रूण हत्या, है ना, बालिका भ्रूण हत्या है, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दे पर नागरिकों का एटीट्यूड परिवर्तन के लिए बड़ा कारगर साबित है, जिसमें नैतिकता मानदंडों की स्थापना की जाती है। नैतिकता मानदंडों की स्थापना की जाती है, इसको भी आपको समझना है, ठीक है। यहां पे हमने लोक प्रचार की बात की, जागरूकता, राइट, जागरूकता, है ना, अवेयरनेस, इन सारी चीजों की हमने बात की। इसके साथ साथ हम आगे बात करते हैं बच्चों। कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, मैं सभी का डाउट का आंसर देख रहा हूं, मैं सभी का आंसर एक एक करके दे रहा हूं जहां पे भी आपका कोई डाउट आ रहा है तो, ठीक है। तो यहां पे नौकरशाही का विकेंद्रीकरण, इसमें भी कहीं ना कहीं एथिक्स, नैतिकता देखने को मिलता है, या सत्ता का प्रयोजन, इसमें भी कहीं ना कहीं हमारा जो है आपका एथिक्स की भावना देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है, इन सारी बातों को आप नोट कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछता है, यदि सिविल सेवा को स्वायत्तता दी जाए, यानी कि सिविल सेवा में जो एस्पिरेंट पढ़ करके आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं उनको स्वायत्तता दी जाए, उनको फ्रीडम दी जाए, तो यदि उन्हें जनहित में बढ़ा चढ़ा करके भूमिका अदा करने के लिए अवसर प्रदान किया जाए तो स्वयं सिविल सेवा में भी नैतिकता मापदंडों का विकास होगा। यानी कि जिन राष्ट्रों में ऐसा किया गया है वहां इसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त हुए। यानी कि सिविल सेवक, जितने भी सिविल सेवक हैं, अधिकारी बन चुके हैं, है ना, अधिकारी बन चुके हैं, उनको फ्रीडम के साथ उनको मौका मिले कि आप जो है अपने स्तर पर अपने जिला को डेवलप करिए, अपने स्टेट को डेवलप करिए,
कितना आप डेवलप कर सकते हैं। तो कई सारे अधिकारी हमारे जो ईमानदार हैं वो बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं अपने स्टेट को। लेकिन आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि आज जितने भी आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन के दबाव में देखे जाते हैं। आप लोग भी देखते हैं और आप लोग भी कहीं ना कहीं इन सारी बातों को पढ़ते हैं। तो इसको भी आपको समझने का प्रयास करना है आपको। और कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे आपको जो है सिविल सेवक जहां पे सिविल सेवकों को छोड़ दिया गया है कि आपका स्टेट है, आप इसको बेहतर बना करके दिखाइए, आपके ऊपर कोई भी पॉलिटिशियन दबाव नहीं होगा। तो ये सारी चीजें यहां पे कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम बात करें नौकरशाही की भागीरथी है ना भागीदारी नौकरशाही की भागीदारी की बात करें तो प्रशासन में जितनी अधिक भागीदारी नागरिकों की तरफ से होगी उतने ही अधिक जनहित संवेदना, नागरिकों को कल्याण हेतु नैतिक मानकों का यहां पे विकास होगा। नैतिक मानकों का यहां पे विकास होगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है यहां पे समझने का प्रयास किया है। यहां पे हमने आंतरिक और बाहरी तत्व में नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व में समझने का प्रयास किया है। यदि आप में से किसी व्यक्ति को कोई डाउट हो तो आप यहां पे अपने अपने डाउट पूछ सकते हैं। जल्दी से पूछिए, आपका मैं इंतजार कर रहा हूं डाउट पूछने के लिए। पूछिए जल्दी से। वेरी गुड।